वेलकम टू पूसा क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वाधवा और आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अभी तक हमने बैलेंस शीट समझी थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी बैलेंस शीट की। आज हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट की बैलेंस शीट, उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चैप्टर 4 वीडियोस में डिवाइडेड है। पहली वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, ये आपकी सेकंड वीडियो है, इसको ढंग से देखना। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे स्विच करना और हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, बैलेंस शीट हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोगों के सिलेबस से अब सेल्स वर्ड हट चुका है, क्लास 12 को अब यूज करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, यानी कि जो बिजनेस का काम करते हैं उससे जो हमारे पास पैसा आ रहा है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं कपड़े बेचता हूं, तो कपड़े बेचने से जो मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट इज माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर मैं कपड़ों की कोई भी कमीशन मिलती है, वो भी किस में जाएगा मेरे को। मैंने किसी दुकानदार को कपड़ा बेचा और मैंने कहा कि इसको तेरे को ऑर्डर मिला है, आगे बेचना है, तो मैं तेरे को सप्लाई कर रहा हूं, मेरे को इसमें कमीशन दे, तो वो कमीशन भी कहां चली जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद कहता है अदर इनकम। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा कोई अदर इनकम होती है, वो कहां पे ऐड हो जाएगी, अदर इनकम हेड में। जैसे कि अदर इनकम क्या हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, या आपको कुछ भी आपने इनकम मिली है आपको, वो अदर इनकम में चली जाएगी अपार्ट फ्रॉम योर सेल्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हम टोटल कर देंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। जब हम इसको टोटल कर देंगे, आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टोटल रेवेन्यू। ये टीएस ग्रेवाल से उठाया हुआ है मैंने फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, वैसे ही अब ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इसको हम पीएनएल अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और बैलेंस शीट को हम क्या क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद इसमें से सारे आपने एक्सपेंसेस माइनस करने। देखो, पार्ट 1 था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पार्ट 2 था अदर इनकम, पार्ट 3 क्या है हमारा, टोटल रेवेन्यू 1+2। उसके बाद नीचे पार्ट 4 में सारे एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। जो जो मटेरियल आपने कंज्यूम करे हैं, सपोज अगर मैं कपड़े बेचता था, सपोज मैं जीन्स बेचता था, तो जीन्स पे जो जिप लगी है, उसके बाद जो उसके ऊपर बटन लगा है, उसके अंदर जो भी कपड़ा, थ्रेड्स, ये सब चीजें यूज हुई है, वो कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में। फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, हमारे पास जिसका हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वाले स्टॉक इन ट्रेड। अगर हमारे पास हमने जो भी परचेज कर रहे हैं, सपोज मैं जीन्स खरीद रहा हूँ, सीधा बना नहीं रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स बन चुके हैं, कंप्लीट हैं, सेलेबल कंडीशन में हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आधा काम हो गया, सपोज जीन्स बना रहे थे, उसके अंदर जिप लगनी और बटन लगना रह गया है। एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो अभी ट्रेड में है, ट्रांजिट में है, मान लो ट्रक में आ रहा है अभी तुम्हारे पास, वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है। उसके बाद कहता है चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड। चेंजेस इन इन्वेंटरीज का क्या मतलब होता है, चेंजिंग इन इन्वेंटरीज का मतलब होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी की सारी चीजें जितनी भी यहाँ पर दी हुई है, आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद चेंज इन इन्वेंटरी के बाद अगला क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे एज इट इज। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें आपको दे रखी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको क्लासिफिकेशन करना है, ढूंढ ढूंढ के इसके अंदर डालने हैं या वैल्यूज निकालनी है। कंपैरेटिव की बात करें तो अगेन पिछले साल से कंपेयर करेंगे इसमें, जैसे हमने बैलेंस शीट में किया था, तो इसके अंदर भी यही करना है। प्रीवियस ईयर फिगर्स, करंट ईयर फिगर्स, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। और एब्सोल्यूट चेंज को जब आप परसेंटेज टर्म में करोगे, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। बस वही करना है, इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ नया नहीं है इसमें करवाने के लिए। तो जो भी बच्चे सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने समझाया था कंपैरेटिव के फॉर्मेट में कैसे है, क्या है, क्यों है। उसके बाद ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे। टोटल एक्सपेंसेस के बाद कहता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम लोग इनकम टैक्स माइनस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, पैट। पैट यानी कि पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको पैट बुलाते हैं हम, या फिर इसको हम बुलाते हैं ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इसको हम बुलाते हैं पीबीटी या फिर ईबीटी। ये सब टर्म्स आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ोगे अगले साल, जब आप जाओगे बीबीए, बीकॉम या सीए करने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, आपने फॉर्मेट भी नहीं याद करना, क्योंकि फॉर्मेट भी कहां पे गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आपको फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, फिगर्स फॉर करंट ईयर भी दिए होंगे। आपने बस डिफरेंस निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और उसके बाद आपने उसको परसेंटेज टर्म्स में दिखा देना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। बट अगेन मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि इसके अंदर ट्विस्ट कहां पे आता है, क्वेश्चन के अंदर पहले क्या दिया होता है,
करंट ईयर दिया होता है और फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है, जबकि हमारे फॉर्मेट में उल्टा होता है। फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर उसके बाद करंट ईयर। ये देखो आपके सामने है, यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर उसके बाद फिर करंट ईयर दिया होगा। क्वेश्चन में वाइस वर्सा दिया होगा, उल्टा दिया होगा आपको। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढा है। कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स। देखो इसने लिख के भी दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, नेट सेल्स। ये सीबीएसई ने बोला है कि इस बार आपको नेट सेल्स वर्ड ना यूज करके क्या यूज करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आप पिछले सालों की किताबों से अगर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको सेल्स वर्ड मिल रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात है। तो इसके अंदर फिगर्स देखो, मैंने आपको वही चीज जो बताई थी वही हो रही है यहाँ पे। 2019 की फिगर पहले दी हुई है, यानी कि करंट ईयर की पहले दी हुई है और प्रीवियस ईयर की बाद में दी हुई है। और ये होना कैसे चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, ये वाइसा वर्सा होना चाहिए। ये फिगर होनी चाहिए बाद में और ये वाली फिगर होनी चाहिए पहले। तो आप लोग जब अपने फॉर्मेट में करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सब कुछ दिया होता है यहाँ पर। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस कह रहा है और फिर टैक्स कह रहा है। टैक्स की चीजें परसेंटेज में दी हुई है, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालना है, तो देखते हैं हम लोग। इसका फॉर्मेट मैंने शायद बनाया हुआ है बिल्कुल। फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर्स नोट नंबर, उसके बाद जो हमारा ये प्रीवियस ईयर है उसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, पी वाई प्रीवियस ईयर, और ये हमारा क्या है, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। उसके बाद परसेंटेज चेंज, सिंपली परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। और मैंने एक चीज बताई थी, परसेंटेज के चेंज कॉलम में आपने परसेंटेज का सिंबल नहीं बनाना, क्योंकि अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ रुपीज तो बार बार नीचे हर कॉलम में हर अमाउंट के साथ साथ आरएस या रुपी का सिंबल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने ऊपर हेडिंग में जब बोल दिया कि रुपीज का कॉलम है ये, तो उसके अंदर रुपीज में ये अमाउंट सारी होंगी। ऐसा तो है नहीं ऊपर रुपीज लिखूंगा और नीचे डॉलर अमाउंट्स लिख रहा हूँ। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, आपने सिंपली अपना फॉर्मेट क्वेश्चन में देखना है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग शुरू हो जाना है। सबसे पहली चीज क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला हेड डालता हूं, नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि उसके बाद सिर्फ अमाउंट पोस्टिंग रह जाए। अगर अभी हम फॉर्मेट के साथ साथ अमाउंट्स भी डालेंगे तो हमारा दिमाग दो जगह घूमेगा। सबसे पहले वो सोचेगा कि फॉर्मेट क्या है, फिर नंबर में भी घुसेगा। तो हम कोशिश करते हैं पहले फॉर्मेट पे अपना दिमाग को चला लें, उसके बाद हम लोग कैलकुलेटिव चीजें कर लेंगे सारी की सारी, ताकि हमारा दिमाग तब उस टाइम मैथ्स ओरिएंटेड रहे ना कि फॉर्मेट ओरिएंटेड रहे। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, उसके बाद हमें क्या यहाँ पे अदर इनकम दे रखी है, अदर इनकम नहीं दी हुई तो अदर इनकम हम नहीं लिखेंगे। तो सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा हमारा, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पार्ट 2। फिर उसके बाद हमारे को एक्सपेंसेस लेने होते हैं सारे, तो मैं यहाँ पे नंबर 3 में डाल देता हूँ हमारे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्सपेंसेस में दिया हुआ है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो मैं यहां लिख लेता हूं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद कह रहे हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो यहां पे लिख लेता हूं चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्रीज का क्या मतलब होता है, इन्वेंट्री में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, और इनमें अब चेंज कितना आ रहा है। सपोज मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 10 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12 है, 2 से बढ़ गई, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज हो गया। ठीक है, अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 10 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 है, तो मेरी इन्वेंट्री क्या हो गई, डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया। बड़ा सिंपल सी चीज है, कोई दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं और ना ही आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। उसके बाद कह रहा है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस भी सीधा सीधा लिख लोगे यहाँ पे, अदर एक्सपेंसेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट अभी नहीं लिखवा रहा, फॉर्मेट में तो लिख ही लोगे, फॉर्मेट में तो बहुत इजीली दिया ही हुआ आपके सामने। तो ये लो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस हम लोग लिख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस भी लिख लिया हमने। इसके बाद हमें फॉर्मेट में क्या हुआ दिया हुआ देख लेते हैं क्वेश्चन में, टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्स से पहले हमारी क्या चीज निकलती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका मैंने आपको बताया पीबीटी कहते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। ये हमारी क्या आइटम है, फोर्थ आइटम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो यहां पे मैं कर देता हूं 2 - 3।
और यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल भी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, यहां से हम क्या लेस कर देंगे, इनकम टैक्स, टैक्स माइनस कर देंगे हम लोग। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बस प्लस माइनस करना और परसेंटेज की फिगर्स निकालनी है। तो अब सारी अमाउंट्स लिखना शुरू करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बस ये चीज का ध्यान रखना है 18 की फिगर्स 19 में नहीं डालनी और 19 की 18 में नहीं डालनी। तो 18 की फिगर्स हैं 3,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो मैं यहाँ पे 18 की फिगर लिखता हूँ 3,20,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ 2019 की फिगर या 18 की फिगर, चलो 19 की साथ में ले लेते हैं। 19 की फिगर है 5 लाख रुपए, यहाँ पे लिख लिया हमने 5 लाख रुपए। अदर इनकम हमारी कोई थी नहीं, तो यही क्या बन जाएगी, हमारी टोटल रेवेन्यू बन जाएगा यही हमारा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हमने और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा 3,20,000 और 5 लाख। पहले ये दो कॉलम्स फिल कर लेते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब एक्सपेंसेस की बारी है। एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि 2,50,000, 2,50,000, और इस साल में कितना है, 4,50,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सीधा सीधा 50,000 लिख दूंगा दोनों जगह, 50,000 और 50,000। फिर अदर एक्सपेंसेस में आपको क्या कह रहा है, अदर एक्सपेंसेस में कह रहा है सिंपली 8% एंड 10%, ये दो फिगर्स दे रहा है आपको, 8% करंट ईयर की और 10% प्रीवियस ईयर की है। उसके बाद इसने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का लो, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया हुआ तो किसका ले लो, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को दोगे। तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के परसेंटेज के बेसिस पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब एक बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कहीं दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू की कॉस्ट कैसे निकलेगी, यानी कि जो सामान मैं बेच रहा हूं उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या क्या होगी सोचो। एक तो जो मेरे परचेज अमाउंट है वो होगी, भाई मैंने जितने का खरीदा उतने की मेरे को कॉस्ट पड़ी, और उसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्रीज को ऐड कर देंगे हम लोग सिंपली। जब मैं अपने कॉस्ट को और चेंज इन इन्वेंट्रीज को जोड़ दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर इसको क्या कह सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंस अब सेल्स वर्ड नहीं यूज होता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो मैं आपको यहां निकाल कर दिखाता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां हम लोग अपने ईयर्स ले लेते हैं 2018 और 2019, उल्टे ईयर्स मत ले लेना, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है जी, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और उसके बाद क्या है, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक, इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कितना कितना है, 2.5 लाख और 50,000। एक बच्चा बोला सर ऊपर तो 4,50,000 दिया हुआ, तो मैंने उसको क्या बोला कि आप किसकी फिगर्स देख रहे हो, 2019 की, प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दोनों सालों में 50,000 था, तो यहां पे हम इसको ऐड कर देंगे। हमने यहां पे प्लस कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, यहां पे हमारे पास आ गई 3 लाख रुपीज, और यहां पे हमारे पास आ गई 5 लाख रुपीज। अब हमें क्या निकालने हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो मैं यहां पे लिखता हूं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मेरे कैसे निकलेंगे, यहां पे 3 लाख इंटू कितना, 10%, यहां पे 10% है 2018 में, और यहां पे कितना है 5 लाख इंटू, ये आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ कितना, 8%। तो हमारी यहां पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,000 और 40,000, 30,000 और 40,000। आई होप आपको दिख रहा है, देख लो। अब यहाँ पे ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशंस करी है, अदर एक्सपेंसेस मेरे सिंपली आ गए। अब एक बच्चे ने कहा सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप परचेजेस ले रहे हो, ये तो समझ में आ रहा है हमें, परचेजेस जितने का माल खरीदा वो तो समझ में आ रहा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज क्यों ले रहे हो।
तो मैंने कहा बेटा देखो अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। आपने कॉस्ट ऑफ परचेजेस तो ले लिया, परचेज जितने का किया माल वो तो समझ गया, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्रीज क्यों ले रहे हो? मैंने कहा देखो मैंने जो माल खरीदा, जो मैंने परचेजेस करी, क्या मैंने सारा बेच दिया होगा? नहीं बेचा होगा सर, कुछ तो बचा होगा। अब देखना यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। क्लास 11th में आपके पास 3 रजिस्टर्स बचे हुए थे। कितने रजिस्टर्स बचे हुए थे? 3 रजिस्टर्स बचे थे। आपके पेरेंट्स ने पूछा बेटा इस साल कितने रजिस्टर्स और खरीदने हैं? तो आपने कहा मम्मी 15 रजिस्टर और खरीदने हैं। ये थे ओपनिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग में आपके पास इतने बचे हुए हैं ना। मम्मी ने पूछा इस साल कितने खरीदने हैं? आपने कहा मम्मा 15 रजिस्टर्स खरीदने हैं। और तो ये क्या हो गया? परचेजेस। जब साल खत्म हुआ तो मम्मी ने पूछा बेटा कितने रजिस्टर्स बचे हैं, छोटे भाई या छोटे बहन को दे दे क्योंकि अब उसकी पढ़ाई चल रही है तो उसको वो रजिस्टर काम में आ जाएंगे। तो आपने कहा मम्मी सिर्फ 2 रजिस्टर बचे हैं। तो 2 रजिस्टर बचे हैं, ये क्या हो गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। अब मम्मी ने पूछा साल भर में कितने रजिस्टर लगे तेरे? तो आपने मम्मी को कहा मम्मी 3 बचे थे पहले के, 3 रजिस्टर तो हमारे पास बचे हुए थे पहले के, 15 और खरीदे, यानी कि मेरे पास कितने आ गए रजिस्टर? मम्मा 18 रजिस्टर आ गए मेरे पास, उसमें से भी 2 बच गए। तो मैंने कितने यूज करे साल में? 16 रजिस्टर यूज करे, ना कि जितने मैंने परचेज करे थे। देखो परचेज 15 किए थे लेकिन यूज एक्चुअल में कितने कर रहा हूं? 16 कर रहा हूं। तो एक बच्चे ने कहा सर फॉर्मूला कैसे डिराइव किया फिर आपने? मैंने कहा भैया ये तो सीधी सीधी परचेजेस में चली गई अमाउंट, और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो देखो यहां पे टोटल 3 प्लस 15 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो मैंने आपको चेंज इन इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला बताया। तो यहां पे कितना आ गया आंसर? 16 आ गया। अब यहां पे देखो आप लोग, मैंने जो किया देखो क्या किया, मैंने परचेजेस का अमाउंट लिया, उसके अंदर मैंने चेंज इन इन्वेंट्रीज को प्लस कर दिया, यानी कि मैंने क्या प्लस कर दिया? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। भाई जितना परचेज करा वो प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई होप ये चीज समझ में आ गई है। नहीं समझ आई व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मुझसे पूछो, समझो। ठीक है। अब यहां पर 30,000 और 40,000 हमारी अदर एक्सपेंसेस आ गए हैं, तो अदर एक्सपेंसेस में सिंपली 30,000 और 40,000 डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 30,000 और 40,000 डाल दिया। 30,000 और 40,000। अब इसका टोटल कर लो, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास हो गए 3,30,000 और यहाँ पे 5,40,000। सिंपल है ये कैलकुलेशंस। आई होप अब आप मेंटली कर पा रहे हो, अब आपको इतना ज्यादा दिमाग या कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही है, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। फिर कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? ऊपर दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नीचे दिया हुआ है एक्सपेंसेस, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक बच्चा कैलकुलेशन देखकर कहता है या फिगर्स देखकर कहता है ओहो सर कितनी बेकार कंपनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ ही नहीं रहा। क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लॉस आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, बाहर लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ही ब्रैकेट बन जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी फिगर, लोग समझ जाएंगे प्रॉफिट नेगेटिव है, और नेगेटिव प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम लोग? लॉस कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया -10,000 और यहां पे कितना आ गया मेरे पास? -40,000। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब जैसे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यहाँ पे लॉस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लॉस आने दो यहाँ पर। अब एक बच्चा बोलता है दोबारा से, कहता है सर अब मेरे को परफेक्टली समझ आ गया, टैक्स की अमाउंट मैं निकालूंगा। मैंने कहा निकाल बेटा निकाल, टैक्स की अमाउंट कितनी है? तो हमने क्वेश्चन में देखा टैक्स की अमाउंट 30% है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्स एट द रेट 30%। तो एक बच्चा कहता है सर 10,000 और 40,000 इनका 30% आता है 3,000 और 12,000। मैंने उसको कहा शाबाश, और फिर मैंने उसके बाद कहा नालायक, शाबाश नालायक, गलत किया एकदम। टैक्स किस पर देते हैं? जब कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो टैक्स किस बात का देंगे? भैया एक तो हमें लॉस हो रहा है और ऊपर से टैक्स भी देते हैं लॉस के ऊपर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सोचो साल भर में इनकम टैक्स दिया जाता है किस चीज पर? इनकम पर, इसलिए उसका नाम है इनकम टैक्स।
इसलिए तो कहते हैं उसको इनकम टैक्स, एक्सपेंस टैक्स नहीं कहते, लॉस टैक्स नहीं कहते। अगर आपको लॉस हो रहा है तो सरकार को क्या कहोगे, भैया वैसे ही लूटा हुआ हूं, नंगा हुआ पड़ा हूं, अब क्या लोगे मेरे शरीर से, किडनी ले लो मेरी, कपड़े तो देने के लिए है नहीं अब मेरे पास। तो लॉस के केस में कभी भी टैक्स नहीं निकलता। इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो आप सिंपली 30% टैक्स निकालते, प्रॉफिट में से माइनस करते और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देते। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा टैक्स, मैं यहाँ से हटा रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। तो यहाँ पे नील नील और हमारा उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, निकल जाएगा सिंपली। कितना आ रहा है हमारा 10,000 और 40,000। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम की। एब्सोल्यूट चेंज में क्या होगा, सिंपली हमें क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में 5 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, प्रीवियस ईयर में 320 का, तो यानी कि कितना हो गया 1,80,000। ये भी यहाँ पे 1,80,000 आ जाएगा क्योंकि अदर इनकम तो कुछ दे ही नहीं रखी थी। उसके बाद हमारे परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कितने से बढ़ गया, 2 लाख रुपए से बढ़ गया। करंट माइनस प्रीवियस कर रहा हूं, ध्यान रखना, 50,000 माइनस 50,000 नील, 40,000 माइनस 30,000 कितना, 10,000। नेगेटिव फिगर्स भी आ सकती हैं, अगर नेगेटिव फिगर्स आ रही हैं तो ध्यान रखना फॉर्मूला फिर चेंज मत कर देना, करंट माइनस प्रीवियस ही रखना है हर जगह, प्रीवियस माइनस करंट मत कर देना। अगर यहाँ पे उल्टा होता, 40,000 दिया होता आपको कहां पर, प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में दिया होता 30,000, तो नेगेटिव 10,000 लिखते हैं ब्रैकेट बना करके। आई होप अब ये समझ आ गया। यहाँ पे टोटल में कितना फर्क आ रहा है, 10,000 और 2 लाख, 2,10,000 का। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो इनको टोटल कर दो 2,10,000, या फिर 3,30,000 ये वाली अमाउंट और 5,40,000, इनका क्या निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। दोनों तरीके से ये सेम आएगा। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो यानी कि आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। अब अगले में क्या है, -40,000 -10,000, इसका ध्यान रखना, ये वाली ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसको करके देख लेना। मैं आपके सामने रेड पेन से यहाँ पे कर रहा हूं, देखो एक बार, -40,000 माइनस माइनस ऑफ 10,000, दो बार माइनस लगा हुआ है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दो बार माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, -40,000 माइनस माइनस ऑफ 10,000, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना रह जाएगा, -30,000, -30,000 का हमारा चेंज हुआ है। तो ये लो जी, -30,000 का चेंज लिख दिया। यहां पर भी क्या आ जाएगा नीचे, अब टैक्स में तो कुछ आएगा नहीं, टैक्स में तो नील आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी क्या आ जाएगा, -30,000। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ये चीज आप और कैसे निकाल सकते थे, -30,000 जो है, या तो आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, या फिर आप टोटल रेवेन्यू में से ये वाले टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर लो, 1,80,000 माइनस 2,10,000, एज सिंपल एज दैट। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से अगर मैच नहीं कर रहा तो यानी कि आपने क्या किया है, गलत किया है। अब एक बच्चे ने कहा सर परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, मैंने कहा निकाल लेते हैं, मैंने तो निकाला हुआ है, क्योंकि परसेंटेजेस अगर आपके सामने यहाँ निकालने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो मैं आपके सामने परसेंटेजेस लिख लेता हूं। लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट करनी है सिंपली, कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ये वाले केस की, फर्स्ट केस की, तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज जितना है, चेंज कितना है हमारे पास 1,80,000 सी कॉलम में, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। हमेशा हम प्रीवियस ईयर से देखते हैं कि पिछले साल ये था, उस पे हमने 50%, 20%, 30% चेंज लाए हैं। तो पिछले साल की हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 3,20,000, इंटू में 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 56.25%। अब एक बच्चे ने यहाँ पे उठा के सीधा सीधा अमाउंट लिख दी, यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ, 56.25%। मैंने उसको फिर कहा नालायक, यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, पिछली वीडियो में बताया था, ध्यान से वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, 56.25, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 56.25। उसके बाद कितना आ रहा है हमारे पास चेंजेस, उसके बाद हमारा ये आ रहा है 80% आ रहा है, उसके बाद हमारा अगेन नील आ जाएगा, उसके बाद हमारा 33.33% आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा 63.64 आ रहा है, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा 300%। हाँ 300% आ सकता है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, डर मत जाना। और इस क्वेश्चन में तुम्हारे पॉइंट्स में फिगर्स आएंगे तो डरना मत, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं हो सकता। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, क्लास 12th में खासकर।
उसके बाद हमारी फिगर अगेन यहाँ पे ये तो नील और अगेन 300%। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना। अगर परसेंटेज मेरे को यहाँ पे निकालनी है, सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा? -30,000 डिवाइडेड बाय -10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा मेरा, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाता है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1 जा और 3 जा, तो 3 इंटू 100 300। अगर नेगेटिव परसेंटेज आ रही है तो नेगेटिव परसेंटेज भी लिखना, ये मत सोचना परसेंटेज नेगेटिव में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और इस वीडियो में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका कंपैरेटिव वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट पिछली वीडियो में हो गया, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इस वीडियो में हो गई। अगली वीडियो में कॉमन साइज बैलेंस शीट करवाऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करवाऊंगा। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दोबारा नहीं समझाऊंगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, बस कॉमन साइज में थोड़ी सी चीज अलग हो जाती है, वो समझाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट आते हैं आप लोगों को, तो डाउट के लिए आप मेरे को कॉल करो। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, नहीं भी है तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर। मेरा नंबर है 9354191808। आप लोगों को पता है कि मेरे को आपको 4 बजे से पहले कॉल करना है या फिर 9 बजे के बाद कॉल करना है, क्योंकि उसके दौरान मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।